हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडिया। मैं हूं ऋतिक शाह। अगर आपने अभी भी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ना। ये जो आपको फुटेज दिख रहा है वो है टर्की के एक शहर बातमान का। एंड यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्वीडन देश के खिलाफ। ये लोग कह रहे हैं कि स्वीडन पर कुरान का अपमान किया गया है और इसकी सज़ा स्वीडन को ज़रूर मिलनी चाहिए। ये लोग टर्की के प्रेसिडेंट को अभी कह रहे हैं कि किसी भी तरह स्वीडन को नेटो का मेंबर मत बनने देना। एंड ऐसा प्रोटेस्ट सिर्फ टर्की में नहीं हो रहा, ऐसा प्रोटेस्ट आपको दुनिया भर में दिखेगा। अफगानिस्तान, इराक, ईरान समेत वेरियस अदर इस्लामिक कंट्रीज़ में भी ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि स्वीडन के एक पॉलिटिशियन ने टर्किश एम्बेसी के सामने होली कुरान को जला दिया वेरी डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से। तो इसके खिलाफ टर्की के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जब तक इस्लामिक रिलीजन की कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा स्वीडन, तब तक स्वीडन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे वो। अब ये है एक हैवी जियोपॉलिटिकल मूव। आज के समय अगर आप देखोगे तो स्वीडन और टर्की का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अब ये है हैवी जियोपॉलिटिकल मूव। आज के समय आप देखोगे तो स्वीडन और टर्की का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो पूरी दुनिया में चर्चा में है। एंड इवन यूएन की बॉडी ने भी स्वीडन की निंदा करी है कुरान को इस तरह से जलाने के लिए। तो आपको स्वीडन में पता ही होगा नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो स्वीडन में एक पॉलिटिशियन है वो जो काफ़ी एक्टिव है और बहुत बार इसने कोशिश करी है स्वीडन में कुरान को जलाने की। काफ़ी बार स्वीडन ने अपनी बहुत सारी सिटीज़ को ब्लॉक कर दिया है और इस आदमी को कंट्री में आने तक का भी एंट्री नहीं दिया, क्योंकि स्वीडन को ये डर था कि अगर इस आदमी ने कुरान को सच में जला दिया तो स्वीडन में बहुत बड़े दंगे हो जाएंगे। अब टर्की का गुस्सा जो है वो इस बात पे है कि रसपस पलूदा, जिस आदमी ने कुरान जलाई है, उसको स्वीडन ने काफ़ी बार रोका है। बट जब टर्की की बात आई तो स्वीडन ने इस आदमी को नहीं रोका और उसको इतनी फ्रीडम दे दी कि ये टर्की के एम्बेसी के सामने जाकर कुरान को डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से जला दी। एंड ये बात टर्की एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। एंड टर्की ये भी जानता है कि सिंस स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों कंट्री रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, तो ये दोनों कंट्री आज के समय बहुत डर रहे हैं कि रशिया कभी भी इन पर अटैक ना कर दे। तो परमानेंट सिक्योरिटी के लिए ये दोनों देश चाहते हैं नेटो की लीडरशिप। एंड इसलिए टर्की के प्रेसिडेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि फिनलैंड का बात तो हम बाद में सोचेंगे, बट इस सिचुएशन के बाद स्वीडन को हम कभी भी नेटो में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि स्वीडन और फिनलैंड ये दोनों कंट्री आज के समय चाहती है नेटो के मेंबरशिप, बट स्वीडन का तो बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि टर्की तो गुस्सा हो गया, बट स्वीडन के साथ जो फिनलैंड कंट्री है वो ज़रूर स्वीडन का साथ देगा, राइट? क्योंकि दोनों एक ही टाइप के कंट्री है, दोनों सेम रिलीजन फॉलो करते हैं, सेम टाइप के लोग रहते हैं यहाँ पर। उसके अलावा दोनों ही है नॉर्डिक कंट्रीज। तो यहाँ पर आंसर है बिल्कुल नहीं। देखिए, आज के समय रशिया का डर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि फिनलैंड ने अपनी जो पुरानी दोस्ती है स्वीडन के साथ वो तोड़ दी है। एंड फिनलैंड ने ये भी हिंट कर दिया है कि स्वीडन के बिना ही ये नेटो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो कुरान बर्निंग वाला इंसिडेंट है वो टर्की को बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करता है एंड टर्की स्वीडन को इसलिए माफ़ नहीं कर सकता। अर्दवान जो कि टर्की के प्रेसिडेंट है, उनके खुद के वोटर्स अर्दवान को माफ़ नहीं करेंगे अगर टर्की ने स्वीडन को नेटो पे अलाउ कर दिया। तो स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप तो बहुत मुश्किल है। मगर फिनलैंड ये जानता है कि स्वीडन डायरेक्टली बॉर्डर शेयर नहीं करता रशिया के साथ। अगर आप मैप में देखो तो आप देख पाओगे फिनलैंड एक बहुत बड़ा मैसिव बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। तो कल को मान लो रशिया ने अटैक कर दिया नॉर्डिक कंट्रीज़ पर, तो सबसे पहला इन्वेजन होगा फिनलैंड पे। फिर अगर फिनलैंड गिर गया तो बाद में नंबर आएगा स्वीडन का। इसीलिए स्वीडन अपनी जगह बहुत ज़्यादा सेल्फ अश्योर्ड है, बट फिनलैंड को डर ये है कि रशिया का इन्वेजन जल्दी से जल्दी ये नेटो को ज्वाइन कर ले। ना यहाँ पर आप कहोगे कि ऐसा भी क्या डर है रशिया का? हाल ही में रशिया ने क्या ऐसा कर दिया कि रशिया का डर इतना बढ़ चुका है नॉर्डिक कंट्रीज़ पर? रशिया एक्सेप्शनली जब रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में इतना ज़्यादा ऑक्युपाइड है, तो हाल ही में रशिया ने संकेत दिया है कि पुतिन एस्तोनिया के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ले सकते हैं। तो एस्तोनिया रशिया के पास एक छोटा सा देश है जिसको आप मैप में ज़रूर देख पाएंगे, बट एस्तोनिया एक नेटो मेंबर भी है, जो कि ओनली रीज़न है जिसकी वजह से एस्तोनिया अभी तक बचा हुआ है। नहीं तो एस्तोनिया ने रिसेंटली जितना ज़्यादा यूक्रेन को सपोर्ट किया है, इवन रशिया के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा में पार्टिसिपेट किया, दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। रशिया ने ये भी कह दिया है कि एस्तोनिया के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल कोलैप्स कर चुका है। रशिया का जो राजदूत है एस्तोनिया में, उसको रशिया ने वापस बुला लिया है। एस्तोनिया के राजदूत को भी रशिया ने अपने देश भेज दिया। जियोपॉलिटिकल लैंग्वेज में आप कह लीजिए किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट होने का पहले का लैंग्वेज रशिया आज के समय बोल रहा है। और एक ही चीज़ है जो आज के समय एस्तोनिया को बचा रहा है रशिया से, वो है नेटो की मेंबरशिप। नहीं तो एस्तोनिया की आबादी 13 लाख है। देखो, टेक्नोलॉजी एंड बाकी सब अपनी जगह, बट देश को रक्षा ज़रूर लास्ट में करेंगे सोल्जर्स। तो अगर पॉपुलेशन ही इनका 13 लाख है तो यहाँ पर आर्मी कितनी बड़ी होगी और रशिया के आर्मी के अगेंस्ट कितने ही लोग यहाँ पर टिक पाएंगे। यूक्रेन की पॉपुलेशन लगभग 4 करोड़ के आसपास है, उसकी वजह से ये रशिया को फिर भी रेजिस्टेंस दे पा रहे हैं, बट फिर भी इनको सारी अदर कंट्रीज से हेल्प एमुलेशन की
लगातार ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए एस्तोनिया देखिए आज के समय बिल्कुल एक कॉन्फ्लिक्ट के कगार पर खड़ा है। एस्तोनिया का ये हाल देखकर फिनलैंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है। इसीलिए फिनलैंड ने कहा है कि स्वीडन को अभी नेटो की मेंबरशिप की उतनी ज़रूरत नहीं। बट सिमिलर टू एस्तोनिया, फिनलैंड का भी आबादी बहुत कम है एंड ये एक बड़ा बॉर्डर शेयर करता है रशिया के साथ। इसीलिए फिनलैंड जल्दी से जल्दी नेटो ज्वाइन करना चाहता है। अब यहाँ पर आप पूछोगे कि इसमें इंडिया पर इम्पैक्ट क्या होगा। तो देखिए, अगर टर्की इन द फ्यूचर नेटो का मेंबर नहीं रहा तो एक बहुत बड़ा कवच हट सकता है टर्की के ऊपर से, क्योंकि याद रखिएगा टर्की न्यूक्लियर वेपन वाला देश नहीं है। एंड नेटो के जो कमांडर्स हैं, जो पुराने कमांडर्स रह चुके हैं, यूएसए के जो कमांडर्स हैं, इन्होंने आज के समय कहा है कि अगर टर्की ऐसा ही बिहेवियर करता रहा तो ये भी हो सकता है कि कल को यूरोपीय देश टर्की को नेटो से निकाले। क्योंकि कल्चरली देखो या फिर रिलीजियसली यूएसए एंड यूरोपीय कंट्रीज बहुत ज़्यादा करीब है फिनलैंड और स्वीडन के रादर देन टर्की। इसलिए इंपॉर्टेंट स्वीडन और फिनलैंड की बहुत ज़्यादा है यूएसए और यूरोप में ज़्यादा देन टर्की। और मैं यहाँ यही कहूँगा कि शायद 21वीं सदी का ये वन ऑफ द बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल मूवमेंट होने वाला है। टर्की को वेरी पॉसिबली नेटो से निकाला जा सकता है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इंडिया पर, क्योंकि टर्की आपको पता होगा वेपन एक्सपोर्टर है पाकिस्तान का, एंड इंडिया लगातार वेपन एक्सपोर्ट कर रहा है अर्मेनिया को, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है टर्की और अजरबैजान के बीच में। एंड नाउ सब कुछ डिपेंड करता है रशिया पे। अगर व्लादिमीर पुतिन फिनलैंड और एस्तोनिया के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेते हैं तो नेटो मेंबर या तो टर्की को बाहर निकाल देंगे या फिर ये भी हो सकता है कि टर्की में एक तख्ता पलट करने की कोशिश की जाए। आइदर ऑफ देम कैन बी वेरी मच पॉसिबल। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत दूर तक जाने वाला है और मैं इस पर अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर डेली अपडेटेड न्यूज़ लाइक दिस। तो ये थी आज की स्टोरी एंड अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी जान पाए डेली ऐसी अमेजिंग स्टोरीज एंड वर्ल्ड वाइड न्यूज़ कंटेंट।